हाय एवरीवन, आई एम श्रेया सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल श्रेया थेसिस। तो आज हम इस वीडियो से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि जो यूएसए और यूएसएसआर है वो टू सुपर पावर्स एमर्ज होकर आए थे। जीतने वाले ग्रुप में तो ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, बट वो सुपर पावर एमर्ज नहीं हो पाया क्योंकि वो लोग अगर जीता था तो इसीलिए जीता था क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर उस एलाइड ग्रुप में वो लोगों के साथ थे। इसीलिए वो लोग तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए और बच गए जो यूएस और यूएसएसआर है। ठीक है, तो वो दोनों तो एज अ सुपर पावर एमर्ज हुए और उनका वर्ल्ड में ना कैसे उन्होंने एक्सपेंड किया, उन्होंने वो जीतने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे एलाइज बनाए, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो स्मॉलर स्टेट्स होते हैं ना, मतलब जो छोटे छोटे ये जो स्टेट्स, यहाँ पे ये मत समझिएगा जैसे यहाँ पे हमारा है कि इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, उसके अंदर जितने भी स्टेट्स है तो उनको स्टेट कहा जा रहा है। स्टेट उनको नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे स्टेट कहने का मतलब है कंट्री। कंट्री को यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेट, किसी एक बाउंड्री को स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो कंट्री को यहाँ पे स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे कंट्री को दिखाया जा रहा है, कंट्री को बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी कंट्रीज़ होती थी ना, वो सुपर पावर के साथ मिलके अलायंस बनाती थी। और वो लोग भी पता है अलायंस इसलिए बनाती थी ना क्योंकि वो लोगों को भी ना सुपर पावर से बेनिफिट मिलता था। वो लोगों को ना प्रॉमिस मिलता था कि वो लोग अगर मान लो कोई खतरे में है, वो लोग पे कोई देश वॉर कर रहा है, कोई हमला कर रहा है, तो उनको ना प्रोटेक्शन दिया जाएगा ये सुपर पावर्स के थ्रू। ठीक है, वेपन्स मिलेगा, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सुपर पावर्स को भी, और इनफैक्ट स्मॉलर स्टेट जो थे उनको तो फ़ायदा था ही सुपर पावर से, और सुपर पावर को भी वो लोगों से फ़ायदा था। अब सुपर पावर के पास उन लोगों को, मतलब उन लोगों से क्या फ़ायदा हो सकता है, तो बहुत से फ़ायदे थे। पहला तो था कि वो लोगों, जितने सारे एलाइज वो लोग के होते ना, मतलब जितने कंट्रीज़ वो लोग के साथ आके मिलते, वो लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाते। ठीक है, वो ऐसे भी कोल्ड वॉर जो था वैसा कोई बड़ा वॉर हो नहीं रहा था, वो बस आइडियोलॉजिकल वॉर, बीच में कंपटीशन चल रहा था। तो जिसका ज़्यादा एलाइज होता तो ये दिखाता ना कि ये लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो बेस्ट है, इसीलिए ये लोगों के साथ लोग आके मिल रहे हैं, इसीलिए ये लोगों के साथ जो देश है वो आकर मिल रहे हैं। तो जिनके साथ ज़्यादा देश आकर मिलते वो ऐसे भी विनर हो जाता है ना। और हो क्या रहा था ना कि सुपर पावर्स को ना ये सबसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। हो क्या रहा था कि वो लोगों को जैसे रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड हो जा रहा था। अगर मान लो, क्योंकि अगर है कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच में, तो रिसोर्सेज की कमी तो आएगी। तो वो जो रिसोर्सेज की कमी थी ना, ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ थे ना, वो लोग से ये पूरा कर रहे थे। तो दोनों को बेनिफिट था। जो स्मॉल स्टेट्स है उनको इस चीज़ से बेनिफिट था कि अगर हम उस सुपर पावर्स के साथ जाकर मिलेंगे तो हम लोगों को वेपन्स, ठीक है, इकोनॉमिक एड वो लोगों से मिलने वाला है। और जो सुपर पावर्स थे वो इसीलिए चाहते थे ताकि वो लोगों को रिसोर्सेस मिले और वो लोग का विनर, मतलब उस पूरे वर्ल्ड में अपना हेजेमनी इस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, वो लोग को ज़्यादा एलाइज जुड़ेंगे तो वो लोगों को ज़्यादा आइडियोलॉजिकल जो आइडिया था वो लोगों का, वो मतलब कहने का सेंस है कि वो पूरे वर्ल्ड में ना बेस्ट निकल कर आएगा कि नहीं, ये इसका आइडियोलॉजी तो जो था वो सबसे बेस्ट था, ये जो है वो विनर है, इसीलिए ज़्यादा देश जो है वो इस पार्टिकुलर देश के साथ आकर मिल रहा है। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा था ना कि जो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस, और वेस्टर्न अलायंस क्यों कहा जा रहा है, देखो जो कोल्ड वॉर का मेन एरेना था ना वो यूरोप बन गया था। ठीक है, यूरोप जो था वो इस कोल्ड वॉर का मेन एरेना बन गया था। ठीक है, तो जो यूरोप के वेस्टर्न पार्ट के जो कंट्रीज़ थे वो आके मिल रहे थे यूएस के साथ, और जो ईस्टर्न पार्ट की कंट्रीज़ थी ना वो जाकर मिल रहे थे यूएसएसआर के साथ। इसीलिए वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस कहा जा रहा है इसे। ठीक है, जो पूरा वर्ल्ड था ना वो टू कैंप्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, समझ में आया, वर्ल्ड क्या हो गया था, टू कैंप्स में डिवाइड हो गया था, एक ईस्टर्न अलायंस और एक वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, तो जो वेस्टर्न अलायंस था ना उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था नाटो। नाटो को क्या काम था, नाटो तो सबसे पहले बना था अप्रैल 1949 में। ठीक है, और इसमें ना 12 मेंबर्स थे।
उस टाइम में जो नाटो फोर्सेस थे, नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उसमें 12 मेंबर्स थे। आज शायद 32 कंट्रीज़ है इसमें, देख लेना आप, 32 कंट्रीज़ हैं आज। पहले जब स्टार्टिंग में बना था तो इसमें 12 मेंबर्स थे, ठीक है। और ये जो वेस्टर्न अलायंस ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, इसका जो काम था वो क्या था, मतलब अपने ग्रुप को दिखाना, ठीक है। वो किस लिए बना रहे थे, सबसे पहले तो उनको कंपटीशन करना था, जीतना था कि नहीं, हम लोगों का जो ग्रुप है, हम लोगों के जो साथ जो लोग मिले हुए वो ज़्यादा पावरफुल है, वो लोग, मतलब ऐसा था ना कि लोग, छोटी छोटी कंट्रीज इसके साथ इसीलिए आकर मिल रही थी क्योंकि इसमें था कि अगर नाटो फोर्सेस में किसी भी एक देश पे अगर हमला किया जाता है तो वो सभी देशों पे हमला माना जाएगा और सारे देश मिलकर उस पार्टिकुलर देश को ना ख़त्म करेंगे, उस पे हमला करेंगे। इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाया गया था कि अगर जो भी देश नाटो ऑर्गेनाइजेशन में है, उन किसी एक देश पे भी अगर किसी ने हमला कर दिया तो वो हमला पूरे नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर पे माना जाएगा, ठीक है। अब इसने तो अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, वेस्टर्न अलायंस जो कि यूएसए का था, उसने तो अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। अब तो कंपटीशन चल ही रहा था, तो कंपटीशन से अगला वाला भी सोचेगा, अरे उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो हमें भी कुछ करना चाहिए, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते। तो जो यूएसएसआर वाला ग्रुप था, इट मीन जो ईस्टर्न अलायंस था, उसने भी एक वॉर्सो पैक्ट साइन किया, ठीक है। ये वॉर्सो जो है वो पोलैंड का एक सिटी है, ठीक है, वहीं पे ये पैक्ट साइन किया गया था, इसीलिए इसका जो नाम है वो वॉर्सो पैक्ट है, ठीक है। वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था, मतलब जो वॉर्सो पैक्ट है वो हुआ था 1955 में। और इसका जो मेन काम था ना वो क्या था ना कि नाटो फोर्सेस जो है ना उससे बचना, ठीक है, उससे बच, इनफैक्ट मतलब उसको काउंटर करना, ठीक है, उसको जवाब देना, ठीक है ना। कंपटीशन चल रहा था, ये तो हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता था, तो इसने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है। देखो अभी जो हम लोग हैं ना वो मेन स्टोरी जान रहे हैं इस टॉपिक का, फिर हम लोग एक इस बुक में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। अभी हम लोग बस स्टोरी जान रहे हैं कि हुआ क्या था, ठीक है। फिर तो टेक्स्ट तो पढ़ना ही है, टेक्स्ट पढ़ पढ़ के तो बोर होते रहते हैं, कम से कम अभी स्टोरी जान लो फिर टेक्स्ट पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या हुआ, इतना समझ में आ गया, क्या हुआ था, नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और एक हुआ था वॉर्सो पैक्ट। नाटो हुआ था अप्रैल 1949 में और ये वॉर्सो पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1955 में, नाटोज फोर्सेस को काउंटर करने के लिए, ठीक है। अब मैंने बताया जैसा कि यूरोप जो था वो क्या था, मेन एरेना बन गया था, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे देखो एक मैप दिया हुआ है इसमें, नाटो मेंबर। तो ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना वो है नाटो मेंबर, जैसे ये फ्रांस हो गया, ठीक है, ये स्पेन हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, नॉर्वे हो गया। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है ना, इटाली हो गए, ठीक है, ग्रीस है, इधर टर्की है, देखो, है ना। तो क्या हो रहा था ना कि ये लोग जो थे ना वो हो गए थे नाटोज मेंबर। अब वार्सो पैक्ट में देखो, वार्सो पैक्ट कौन कौन साइन किया था, इधर देखो, पोलैंड, जर्मनी, यूगोस्लाविया, चिकोस्लाविया, सॉरी सॉरी सॉरी, चिकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ठीक है, बर्लिन, जो भी है इधर, जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, मेन तो यही था, यहीं पे बाउंड्री से डिवाइड कर दिया गया था, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना जान लो कि ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, जो जितने भी येलो येलो वाले दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये नाटोज मेंबर्स थे। और ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये थे वॉर्सो पैक्ट के मेंबर, और ये थे नाटोज के, ठीक है। ग्रीन वाला दिख रहा है, ये आया हुआ है, ये ग्रीन वाला क्या है, तो ग्रीन वाला क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ग्रीन वाला ऐसा ग्रुप है जो ना इनके ग्रुप में था, ना कि मतलब जो वेस्टर्न अलायंस में भी नहीं था और जो ईस्टर्न अलायंस में भी नहीं था, ठीक है, वो एक अलग ही था, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो यूरोप का जो मेन एरेना बन गया था वो क्या बन गया था, है ना, ये मेन एरेना बन गया था उस कोल्ड वॉर का, ठीक है। तो येलो वाला पार्ट जो नाटोज फोर्सेस का है और जो ये है रेड वाला है वो यूएसए वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है, कोल्ड वॉर का जो अलायंस बनाया गया था उसके लिए। बाद में ये देखो टर्की वगैरह भी यहाँ पे जुड़ा है ना, टर्की वगैरह भी नाटोज फोर्सेस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक सीटो था एक सेंटो था। तो देखो ये जो है,
ये यूनाइटेड स्टेट्स के अलायंस जो है, यहाँ पर देखो टर्की वगैरह है, ग्रीस वगैरह है, ये जो जुड़ रहे थे ना, जो अलायंस सिस्टम बिल्ड हो रहा था ना, ये है सीटो। ठीक है, सीटो। इनफैक्ट इसको हम लोग टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसको हम लोग रहने देते हैं। इसमें और भी जो जैसे सेंटो बना था। ठीक है, तो सेंटो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारी ये जो है ना, ये जो अलायंस सिस्टम, वेस्टर्न अलायंस है और ईस्टर्न अलायंस है। तो ईस्टर्न अलायंस वाले जो थे ना, वो सेंटो में थे, और जो वेस्टर्न अलायंस वाले थे वो थे सीटो। जो अलायंस सिस्टम बिल्ड हो रहा था ना, इसी को कहा जा रहा है यहाँ पे सीटो और सेंटो। ठीक है, और कुछ नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि नाम को, मैं नाम के बारे में मैंने पहले भी बताया था। जो नाम था वो स्टेप लिया गया था, एक स्टेप लिया गया था कि देखो वो किस लिए स्टेप लिया गया था, क्योंकि अगर जो कुछ देश थे, जैसे कुछ देश आज़ाद हुए थे ब्रिटेन से, जो कॉलोनियल पावर थे, कॉलोनियल पावर से आज़ाद होकर आए थे कुछ देश, जिसमें हमारा इंडिया भी था, ब्रिटेन से, फ्रांस से। ठीक है, तो उसमें हम एक, हमारा इंडिया भी देश था। तो उन लोगों के सामने ना, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लोग कहीं अपना फ्रीडम जो है वो वापस से ना खो दें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था। तो उनका नाम का यहाँ पे क्या काम था, उसको भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि आखिर वो, मतलब क्या नाम का क्या रोल रहा है इस कोल्ड वॉर में, उन्होंने किया क्या है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार टेक्स्ट पे भी आते हैं कि क्या लिखा हुआ है आखिर। The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. ठीक है, एक्सपेंड कर रहे थे वो लोग डिफरेंट पार्ट्स, जो वर्ल्ड का डिफरेंट पार्ट्स है उसमें। इन अ वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन टू अलायंस सिस्टम, जो पूरा वर्ल्ड है वो टू अलायंस सिस्टम में डिवाइड हो गया था। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, अलायंस एक वेस्टर्न अलायंस और एक ईस्टर्न अलायंस। ठीक है, a system was supposed to remain tied its protective superpowers to limit the influence of the other superpowers and its allies. अब देखो, जो स्टेट्स थे ना, जो अदर कंट्रीज थी ना, वो इन इसीलिए ये लोग के साथ ज्वाइन हो रही थी ना, क्योंकि वो लोगों को ना, मतलब प्रोटेक्शन मिल रहा था। जो सुपर पावर्स थे ना, उनसे प्रोटेक्शन मिल रहा था। अगर वो किसी एक के ग्रुप में आ जा रहे तो वो दूसरे वाले से उसको प्रोटेक्शन मिल जा रहा है, क्योंकि अगर वो उस पर हमला करेगा तो उनको तो लगेगा कि नहीं, हमारे जो हमारा अलाई है, हमारा जो ग्रुप है, उस पर हमला हुआ। ठीक है, तो वो एज अ प्रोटेक्टिव, मतलब एज अ टाई टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर्स, ताकि वो लोग, जो अगला वाला है, इट मीन्स जो अगेंस्ट वाला है, उसके इन्फ्लुएंस को कम कर पाए। ठीक है, द स्मॉलर स्टेट्स इन द alliance used the link to the superpowers for their own purposes. इसका मतलब क्या है, जो स्मॉलर स्टेट्स थे ना, वो इनके साथ इसीलिए आ रहे थे, मतलब इसलिए भी आ रहे थे ताकि उनका अपना पर्सनल, जो पर्सनल बोल सकते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट था, उसके लिए भी ये लोग साथ में आ रहे थे। क्योंकि ये लोगों को क्या मिल रहा था, दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड एड, एंड इकोनॉमिक एड। क्या मिल रहा था, प्रोटेक्शन, वेपन्स भी मिल रहे थे और इकोनॉमिक एड भी मिल रहा था against their local rival, mostly regional neighbors with whom they had rivalries. The alliance system led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into two camps. ठीक है, टू कैंप्स में डिवाइड हो गया था ना पूरा वर्ल्ड। दिस डिवीज़न हैपन फर्स्ट इन यूरोप। सबसे पहले जो ये डिवीज़न है ना, ये यूरोप में हुआ था। मैंने बताया ना कि जो यूरोप है वो कोल्ड वॉर का मेन एरेना बन गया था। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले जो डिवीज़न है ना, वो यूरोप में हुआ था। देखो, यूरोप में हुआ था। ये जो दिख रहा है ना, ये यूरोप है। यूरोप का देखो, जो वेस्टर्न पार्ट है वो किसके साथ है, वो है यूएसए के साथ। जो ईस्टर्न पार्ट है वो किसके साथ है, यूएसएसआर के साथ। ठीक है, तो जो सबसे पहला डिवीज़न हुआ था ना, वो यूरोप में ही हुआ था। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस, ऑफ दोज ईस्टर्न यूरोप ज्वाइन द सोवियत यूनियन कैंप। That's why they were also called Western and the Eastern Alliance, जो कि मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कि क्या हो रहा था कि ईस्ट यूरोप के जो ईस्ट साइड की कंट्रीज़ थे वो किसके साथ ज्वाइन हो रहे थे, यूएसएसआर के साथ, और जो वेस्ट साइड के कंट्रीज़ थे वो हो रहे थे यूएसए के साथ। इसीलिए यहाँ पे वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस नाम रखा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब देखो,
यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू ऑर्गेनाइजेशन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949। क्या हुआ था, वेस्टर्न अलायंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में कब आया था, अप्रैल 1949 में। ठीक है, और इसमें कितने स्टेट्स थे, इट वॉज द एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स, मतलब इसमें टोटल कितने स्टेट्स थे, 12 स्टेट्स थे। ठीक है, विच डिक्लेयर्ड, और आज कितने हैं, आज है 32। ठीक है, विच डिक्लेयर दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। मतलब कि अगर इन देशों में से किसी भी एक देश पे अगर हमला होता है तो वो हमला नाटोज मेंबर के सारे कंट्रीज पे माना जाएगा। ठीक है, ईच ऑफ दी स्टेट्स वुड बी ऑब्लाइज टू हेल्प द अदर, मतलब सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वॉर्सो पैक्ट, ठीक है, लेड बाय द सोवियत यूनियन, क्रिएटेड इन 1955 एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर नाटोज फोर्सेस इन यूरोप। ठीक है, इनका मेन काम जो क्या था, मैंने बताया था ना कि वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था 1955 में, पोलैंड में हुआ था। ठीक है, पोलैंड में हुआ था, वॉर्सो नाम का सिटी है वहाँ पर। और इनका जो मेन फंक्शन था वो क्या था, नाटोज फोर्सेस को काउंटर करने का। ठीक है, internationally alliance during the Cold War era were determined by the requirement of the superpowers and the calculation of the smaller states as noted above. Europe became the main arena of conflicts between the superpowers. In some cases the superpowers use their military power to bring countries into their respective alliance. इसका मतलब क्या है, कभी कभी जो सुपर पावर्स थी ना वो देश को अपने साथ लाने के लिए क्या करती थी ना, पावर का यूज़ करती थी। ठीक है, कभी कभी वो लोग को, क्योंकि यहाँ पे तो कंपटीशन चल रहा है। अब देखो, जिसके मैंने बताया कि जिसके भी ग्रुप में ज़्यादा कंट्रीज़ का साथ मिलेगा वो कंट्रीज़ तो ऐसी भी विनर होगी, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई आमना सामना वाला वॉर तो चल नहीं रहा है, यहाँ पे तो मेन कंपटीशन का वॉर चल रहा है। तो अगर जिसके साथ में ज़्यादा देश आएगी वो देश तो ऐसे भी जीत जाएगा, वो सुपर पावर तो ऐसे भी जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्योंकि वो यहाँ पर दिखा रहा है कि वो आइडियोलॉजी जो है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए जो ज़्यादा देश है वो इन सुपर पावर्स के साथ आकर मिल रहे हैं। ठीक है, सोवियत intervention in East Europe provide an example. The Soviet Union used its influence in East Europe. सोवियत यूनियन जो था वो अपना इन्फ्लुएंस कहाँ दिखा रहा था, ईस्ट यूरोप में, बैक्ड बाय द लास्ट प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मीज इन द कंट्रीज ऑफ द रीजन। आर्मीज़ का यूज़ करके, जैसे मैंने बताया ना कि पावर्स का यूज़ करी थी देश को अपने साथ लाने के लिए, है ना, तो आर्मीज़ की मदद से, कि वो और भी देश को अपने साथ जोड़ पाए। ठीक है, और यही अलायंस बिल्डिंग को, जो यहाँ पे अलायंस बिल्ड हो रही है ना, उसी को सीटो और सेंटो कहा जा रहा है। ठीक है, सीटो और सेंटो। in the countries of the region to ensure that the eastern half of Europe remained within its sphere of influence. In East and Southeast Asia and in West Asia, the United States built an alliance system. ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, और वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट ने अपना अलायंस सिस्टम बिल्ड कर दिया था, जिसलिए इसको बोला जाता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अपने देखा था ना पिछला जो पेज था, जो पिछले पेज में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें मैप दिखाया गया था। उसमें मैप में देखो टर्की नीचे में जो है, टर्की वगैरह भी ज्वाइन हुआ था इसके साथ, यूएसए के साथ, तो है ना। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ है ना, साउथ ईस्ट कंट्रीज़ जो है एशिया की, वो भी यूएसए के साथ आकर मिल रही थी, इसीलिए साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जा रहा है। अब सीटो समझ में आया, जो अलायंस बिल्डिंग था ना उसी को यहाँ पे सीटो कहा जा रहा है। और एंड द सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेंटो जो है वो भी अलायंस बिल्डिंग को ही कहा जा रहा है। उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ एक्सपेंड हुआ था वो देखते हैं। द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय द हैविंग क्लोज रिलेशन विथ रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक के साथ इन्होंने बनाया था। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीटो सेंटो, क्लियर है। ओके, कौन कौन से देश जुड़े देखो यहाँ पे, नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक, और चाइना भी था। ठीक है, चाइना भी था, बाद में चाइना मतलब हुआ था कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आ गया था, देखो यहाँ पे।
द कोल्ड वॉर थ्रेटन टू द डिवाइड द वर्ल्ड इंटू टू अलायंस। कोल्ड वॉर जो क्या किया था, पूरे वर्ल्ड को टू अलायंस में डिवाइड कर दिया था। अंडर दिस सर्कमस्टेंस मैनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल, उन लोगों के साथ क्या था ना, देखो, कॉलोनियल पावर सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस वेर वरीड दैट दे वुड लॉस देयर फ्रीडम एज सून एज दे गेन फॉर्मल इंडिपेंडेंस। मैंने बताया ना कि जैसे ही वो लोगों के सामने क्या डर था ना, क्या डर था वो लोगों के सामने, ठीक है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे जिन्होंने जल्दी ही में इंडिपेंडेंस पाया था कॉलोनियल रूल से, कॉलोनियल पावर से, जैसे कि ये ब्रिटेन, फ्रांस, तो उन लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था ना कि वो लोग कहीं अपना फ्रीडम जो है वो खो ना दे, ठीक है। पावर सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस वेर वरीड दैट दे वुड लॉस देयर फ्रीडम एज सून एज दे गेन फॉर्मल इंडिपेंडेंस। जो ब्रिटेन थी, जो फ्रांस था, जो कॉलोनी, यही दोनों जो थे ना, ये इन्हीं दोनों का, ब्रिटेन पे देखो, ब्रिटेन जो है वो इंडिया, इंडिया में किसका रूल था पहले, ब्रिटेन रूल चल रहा था ना, ब्रिटिश का चल रहा था, ठीक है। तो जो ब्रिटेन है वो हमारे में क्या था, कॉलोनियल पावर था, और फ्रांस भी, फ्रांस हमारे में नहीं था बट बहुत से देशों में फ्रांस ने भी मतलब अपना मतलब देश पे ऐसा, जैसे इंडिया के साथ कैसे हुआ था वैसे और भी देश थे। तो इंडिया जैसे था उस टाइम, कैसे इंडिया भी जो था उसको भी एकदम जल्दी में फ्रीडम मिला था। 1945 से स्टार्ट हुआ था ना कोल्ड वॉर, तो 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला था। तो उसके सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि वो कहीं वो अपना जो इंडिपेंडेंस है वो वापस से खो ना दे। तो और भी देश जो थे जिन्होंने कॉलोनियल पावर से जिनको कॉलोनियल पावर से इंडिपेंडेंस मिला था, फ्रीडम मिला था, कहीं वो वापस से अपना पावर खो ना दे, ठीक है। क्रैक एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंस वर क्विक टू अपीयर। कम्युनिस्ट चाइना क्वारल विद द यूएसएसआर टुवर्ड्स द लेट 1950s एंड इन 1969 दे फाउट अ ब्रीफ वॉर ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। अब देखो, क्रैक्स और जो स्प्लिट थे ना वो अलायंस में मतलब नज़र आने लगे थे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ चाइना का, चाइना के साथ यूएसएसआर का ना थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। क्या हुआ था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया था। मतलब कुछ बाउंड्रीज़ थी जिसको चाइना क्लेम कर रहा था कि ये जो बाउंड्रीज़ है जो वो हमारा है, यूएसएसआर के अंडर में था, और वो ये क्लेम कर रहा था कि ये जो बाउंड्री है वो हमारा है। तो उन दोनों के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो रहा था। बाद में ये दोनों दोस्त बन गए थे बट वैसा कोई मैटर नहीं था। लेकिन ये फर्स्टली क्या क्लेम कर रहा था कि जो टेरिटोरियल है, ये जो टेरिटोरी है वो हमारी है, ठीक है। तो कुछ मतलब क्रैक्स और स्प्लिट्स दिखे थे अलायंस के अंदर, समझ में आया। The other important development was the non-aligned movement, which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliance। अब देखो, यहाँ पे सबसे important जो डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम में, क्या हुआ था, नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट। वो हम लोगों को क्या दे रहा था, मतलब एक हम लोगों को एक ऐसा दिया ना, जैसे कि हम लोग किसी भी अलायंस में ना जाए, हम लोग हर अलायंस से दूर रहे। जो दो अलायंस था ना, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस, उससे हम लोग दूर रहे, ठीक है। यू मे आस्क वाई वाज सुपर पावर्स नीडेड एनी अलाइज एट ऑल। पूछ सकते कि सुपर पावर्स को एलाइज की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो मैंने बताया ना सुपर पावर्स को एलाइज की क्यों ज़रूरत थी। यहाँ पे तो कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन जितनी भी एलाइज, अगर जितने ज़्यादा देश अगर एक सुपर पावर्स के साथ आकर मिल रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा इंटेंशन यही था कि वो क्या होंगे, वो जीत जाएंगे, क्योंकि वो लोगों का आइडिया जीत जाएगा। ओके, वो लोगों का आइडिया जीत जाएगा, इट मीन्स वो जीत जाएंगे। क्योंकि जो मेन दिक्कत था यहाँ पे, जो मेन वॉर चल रहा था, वो किस चीज़ के लिए चल रहा था, आइडिया को लेकर चल रहा था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। You may ask why was superpowers needed any allies at all? After all, their nuclear weapons and regular armies, they were so powerful and combined। इसलिए तो चल ही रहा था ताकि वो जीत जाए, बल्कि मतलब वो लोग से ना, वो लोगों को थोड़ा बेनिफिट भी मिल रहा था। जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो कोई रिसोर्सेज है, अगर वो लोगों को चाहिए, तो वो लोग, वो जो स्मॉल कंट्रीज़ है उससे वो ले सकते हैं, ठीक है। They are so powerful combined power of the most of the smaller states in Asia and Africa and even in Europe, there was no match to that of the superpowers. Yet the smaller states were helpful for the superpowers in gaining access to। जो smaller state है ना, वो किस तरह से मदद कर रहे थे, है ना, सुपर पावर्स की, किस तरह से वाइटल रिसोर्सेज सच एज, किस तरह से जो सुपर पावर्स है ना, वो स्मॉलर स्टेट का यूज़ कर रही थी। तो वो लोगों से क्या कर रही थी, कुछ रिसोर्सेज ले रही थी, जैसे कि ऑयल हो गया, मिनरल हो गया, है ना।
और फिर क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, तो क्या टेरिटोरी ले रही थी वहाँ पे, टेरिटोरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। जैसे यूएसए और जो रशिया का लोकेशन है वो देखो अगर मैप में, तो वो बहुत दूर है, तो कुछ ज़्यादा हार्म नहीं कर सकती थी यूएसए और यूएसएसआर को, या फिर यूएसएसआर यूएसए को। लेकिन वो लोग क्या कर रही थी ना, वो लोग स्मॉल स्टेट्स के थ्रू, जैसे वहाँ पे क्या हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, कि क्यूबा को एक मेन एरेना बना लिया गया था। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया था, रशियन बेस बना लिया गया था। तो इस तरह से भी वो लोगों का यूज़ कर रही थी, स्मॉल स्टेट्स का यूज़ कर रही थी जो सुपर पावर्स थी। जैसे कि यूएसएसआर ने क्यूबा का यूज़ किया था इस पे अटैक करने के लिए, अटैक तो नहीं हुआ था बट डराने के लिए यूएसए को। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स को लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, जहाँ से वो आसानी से अपने वेपन्स को और ट्रूप्स को लॉन्च कर पाए। ठीक है, लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे ध्यान दे सके, बोल सकते हैं ना, जासूसी कर सके एक दूसरे की, है ना। तो उसके लिए भी वो लोगों को कुछ, वो दोनों का लोकेशन तो दूर दूर था, बट वो लोगों के जो एलाइज थे वो तो थे ना पास में, तो उनके थ्रू वो क्या कर सके, एक दूसरे पे नज़र रख सके। ठीक है, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा था, इकोनॉमिक सपोर्ट इन डैट मैनी स्मॉल एलाइज टुगेदर कुड हेल्प और पे मिलिट्री एक्सपेंसेस, क्या कर सकती थी कि जो छोटे छोटे देश थे वो एक साथ मिलके मिलिट्री एक्सपेंसेस वो लोगों को पे कर सकती थी, सुपर पावर्स को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। There are also important for ideological reason. The loyalty of allies suggested that the superpowers were winning the war of ideas as well, that liberal democracy and capitalism were better than socialism and communism or vice versa. क्या हो रहा था, मैंने जैसे कि बताया आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था ना, आइडियोलॉजिकल यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था। तो अगर मान लो कि कोई देश है, अगर सुपर पावर्स के जितनी ज़्यादा देश जिस सुपर पावर्स के साथ आकर मिलेगी, उसका आइडियोलॉजी तो ऐसे भी जीत जाएगा, वो तो वॉर ऐसे भी जीत जाएगा, है ना। उसका आइडियोलॉजी जीत जाएगा कि कौन सा आइडियोलॉजी सबसे बेस्ट है, लिबरल, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म सबसे बेस्ट है। ठीक है, या फिर सोशलिज्म और कम्युनिज्म बेस्ट है। ठीक है, वाइस वर्सा में कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वेयर बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, फिर इसका उल्टा कर दो कि सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म वर बेटर देन लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, तो कौन सी जो आइडियोलॉजी है वो बेस्ट है, तो ये सुपर पावर्स के एलाइज डिसाइड कर सकते थे कि जो भी एलाइज जितने ज़्यादा जिस सुपर पावर्स के साथ एलाइज होते, वो सुपर पावर्स ऐसे भी विनर होता। मान लो यूएसए के साथ ज़्यादा देश आकर मिल रहे हैं, तो यूएसए जीत जाता, क्योंकि आइडियोलॉजिकल लड़ाई था। तो जितने ज़्यादा देश साथ में आ रहे हैं तो दिखा रहे हैं वो उस चीज़ को कि नहीं, ये जो आइडिया है ये सबसे बेस्ट है, इसीलिए इसके साथ ज़्यादा देश आकर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी आइडियोलॉजी बेस्ट थी, इस चीज़ का लड़ाई था, बस यहाँ तक इतना ही। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आया होगा इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में ही इसका रिप्लाई कर दूँगी। अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एरेना ऑफ द कोल्ड वॉर। ये जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।